आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम हमने बनाना है। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर करके हाइड्रोजन गैस हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है। हमेशा याद रखना कि जब भी हमने किसी भी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम बनाना होगा ना, किसी भी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम बनाना है ना, तो वो सब्सटेंस हमेशा गैशियस फॉर्म में ही कन्वर्ट करके उसी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम हमने स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए हासिल करना है। ठीक है ना। चूँकि हाइड्रोजन गैस पहले से ही गैशियस फॉर्म में है, इसलिए हम इसको हीट करके इसको गैस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। सॉलिड अगर हमने यहाँ पर सॉलिड लिया होता डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो सॉलिड को हमने गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका यहाँ पर बनाना था। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर करके हम इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए, इन इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया इस वाली बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल वाली यानी कि इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट। हाई वोल्टेज बैटरी हमने चूज़ करनी है, हाई वोल्टेज बैटरी चूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम बहुत ही हैवी करंट, बहुत ही हैवी किस्म का करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से पास करेंगे कुछ वक्त के लिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ से करंट पास करेंगे, तो ये जो उनसे एटम हैं, एटम, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आगे बिल्कुल सेम आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं, हाई वोल्टेज का करंट पास करेंगे। ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, हाई वोल्टेज का करंट पास करने के बाद इसको के रहने दो यार, हाई वोल्टेज का करंट पास करेंगे और इसी एटम में, ये जो सा एटम है, ये एटम, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं नीचे यहाँ पर करके। ये एटम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये एटम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना। समझ आ गई। तो फिर क्या होगा कि हमें पता है कि ये ये पहले शेल में जो सा इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये हाई वोल्टेज जो हमने करंट का दिया था, हमने बहुत ही हैवी करंट का पास किया था इस डिस्चार्ज ट्यूब में से। हमेशा याद रखना कि करंट पास करने के बाद हमने ये जो सी बैटरी है ना, इसको कुछ वक्त के लिए बहुत ही हैवी किस्म का करंट देने के बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो सी गैस है, उसको, इस सर्किट को ख़त्म कर देना। जैसे ही हमने इस सर्किट को ख़त्म कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा, चूँकि हमने बहुत ही हैवी किस्म का करंट पास किया है, तो उसकी ताकत इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस हैवी करंट से मिली हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जंप करेगा इस तरीके से। जैसे ही इसने लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जंप किया है, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस दौरान इसका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये अनस्टेबल फील करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है ना। ये इस शेल में इसकी एनर्जी थी फॉर एग्जांपल 5 जूल। ठीक है ना।
इस शेल में इसकी एनर्जी थी 5 जूल, इस शेल की एनर्जी 10 जूल, इस शेल की एनर्जी है 15 जूल। ठीक है ना। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब करके गया। इस शेल में इसकी एनर्जी थी 5 जूल। यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन गया है तो इसने 10 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रिक करंट जो उनसे हमने बहुत ही हैवी किस्म का करंट पास किया था इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ लम्हे के लिए, 10 ठीक है ना, 10 जूल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया इस इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है ना। जब इस इलेक्ट्रॉन की 15 जूल एनर्जी हो गई तो फिर ये जंप हुआ इस वैलेंस शेल में। ठीक है ना। जैसे ही वैलेंस शेल में जंप होगा तो फिर यहाँ पर चूँकि ये न्यूक्लियस से दूर चला गया। हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन जो सा होगा ना, इलेक्ट्रॉन वो अपने आप को स्टेबल फील करेगा, यानी कि तो उस दौरान इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो सा इस न्यूक्लियस के करीब है, यानी कि अपने भाई के करीब है, इसलिए ये स्टेबल है, अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है, इसलिए इस दौरान इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो अब ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला गया, यहाँ पर न्यूक्लियस से इसका फासला बढ़ गया, तो अब क्या होगा, तो अब ये अनस्टेबल फील करेगा। जैसे ही अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी जज़ब करेगा, यानी कि एनर्जी इसने एनर्जी इस दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अनस्टेबल फील करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा हुई है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया है। जैसे इसकी एनर्जी 15 जूल होगी इस इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो उनका शेल है, वैलेंस शेल, इसकी भी इलेक्ट्रॉन की 15, इस शेल में रिवॉल्व करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को 15 जूल एनर्जी चाहिए थी। तो इलेक्ट्रॉन की जैसे ही 15 जूल एनर्जी होगी तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ही इस शेल के अंदर, 15 जूल वाले शेल के अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, समझ आ गई। ये थोड़ी सी बातें मैंने बता दी थी। फिर उसके बाद इसको अब हम मिटा देते हैं। अब उसके बाद हमें पता है कि हर चीज़ स्टेबल होना चाहिए, हर चीज़ क्या होना चाहिए है, स्टेबल होना चाहिए, होना चाहती है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है अपने भाई से, तो ये अपने भाई के करीब आना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से इसी शेल में वापस आएगा। ठीक है ना, इसी शेल में वापस आएगा और जोन सी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब हमने प्रोवाइड किया था बहुत ही हैवी किस्म का, उस दौरान जोन सी एनर्जी जज़ब की थी इसने 10 जूल, वही एनर्जी यहाँ से निकालेगा। टेन जूल एनर्जी खारिज करेगा। ये वेवलेंथ है जी 10 जूल एनर्जी, ये वेवलेंथ यहाँ से प्रोड्यूस करेगा, 10 जूल एनर्जी होगी इसकी, यहाँ से बाहर निकलेगी। और ये जो उनसी वेव्स जा रही हैं इनका रंग क्या है, ब्लूइश रंग में, ब्लू कलर में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो सा वैलेंस शेल में जो सा इलेक्ट्रॉन है ये ब्लू कलर में एनर्जी को खारिज करके इस इनर शेल में वापस आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ब्लूइश कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। अब फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया एंड ब्लूइश लाइट इज़ इमिट, तो यहाँ से ब्लूइश लाइट क्या होगी, इमिट होगी, ब्लूइश लाइट इमिट होगी। हमने इसको फिर इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा वाला, स्पेक्ट्रोमीटर। हमने इसको स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखना है। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जैसे ही हम इस इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे तो वहाँ पर इसका स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जैसे ही इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखेंगे ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद यहाँ पर करके इधर करके ये लास्ट में करके यहाँ पर करके इसका स्पेक्ट्रम बनेगा।
ठीक है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से करके इसका स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये स्पेक्ट्रम बनेगा और ब्लूइश लाइट ही इमिट होगी, ब्लूइश लाइट इमिट होगी। इसलिए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ब्लू कलर का स्पेक्ट्रम हमेशा बनाएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस जो सी होगी वो हमेशा ब्लू कलर की लाइट इमिट करेगी। ठीक है ना, जब वो, आपको पता है क्यों ब्लू कलर की लाइट इमिट हुई है? क्योंकि हायर शेल से लोअर शेल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि वहाँ पर हायर शेल में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल फील कर रहा है, जैसे ही वो इनर शेल में आएगा तो उस दौरान ये इमिट करेगा एनर्जी को। किस फॉर्म में इमिट करेगा? लाइट की फॉर्म में। और वो कौन सी लाइट होगी? ब्लू कलर की लाइट होगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और वही वाली बात लिखी है कि ब्लूइश लाइट इज़ इमिट और दिस लाइट इज़ पास्ड थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर। और यही वाली लाइट जो सी है ये स्पेक्ट्रोमीटर से पास होती है। ये ब्लूइश लाइट जो सी इमिट होती है ना, ये स्पेक्ट्रोमीटर से पास होती है। ठीक है ना, एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज़ फॉर्म्ड। जैसे ही ये ब्लूइश लाइट इस स्पेक्ट्रम मीटर से पास होती है ना, तो हमें ये स्पेक्ट्रम मिल जाता है, ये वाला स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज़ फॉर्म्ड। अब उसके बाद राइट डाउन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस तरह से बनाते हैं। अब उसके बाद कुछ सीरीज़ के नाम आ जाते हैं। ठीक है ना, ये सीरीज़ जो सी हैं 5 किस्म की सीरीज़ हैं। ठीक है ना, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 5 सीरीज़ हैं। ठीक है ना, लेमन सीरीज़, पास्चन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 5 सीरीज़ है हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की 5 सीरीज़ है, हाइड्रोजन एटम की 5 सीरीज़ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सीरीज़ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर 5 सीरीज़ बनती हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इधर करके ये देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो सा सीरीज़ बनाता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सीरीज़ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 5 किस्म की सीरीज़ बनाता है। लेमन सीरीज़, पास्चन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पफंड सीरीज़। फंड सीरीज़ ये पीस आइलैंड है। ठीक है ना, अब हम इसी का ही नाम लिखेंगे यहाँ पर। एक, 2, 3, 4। अब यहाँ पर आएगा लेमन। ये सारे के सारे साइंटिस्ट हैं। लेमन सीरीज़, बाल्मर दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इसको हमने पास्चन, ब्रैकेट, और फंड सीरीज़, ये सारी की सारी सीरीज़ हमने यहाँ पर ले ली। अब यहाँ पर आएगा N1। ये क्या है? ये लोअर शेल। ये लोअर शेल है। और ये N2 क्या है? ये हायर शेल है। ठीक है ना, N1 में जोन सा होगा ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3। ओहो, ये मैंने क्या लिख दिया, इसके ऊपर लिखना था। ये मैंने ऊपर लिखना था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पर N1 लिखेंगे, यहाँ पर करके हम N2 लिखेंगे। ठीक है ना, N1 ऊपर, N1 यहाँ पर लिखेंगे, N2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो N1 क्या है हमारे पास? 1, लेमन सीरीज़ 1 है, बाल्मर सीरीज़ 2 है, पास्चन सीरीज़ 3 है, ब्रैकेट सीरीज़ 4 है और फंड सीरीज़ 5 है। ठीक है ना, और N2
जो सा होगा, ये 1 है तो 2 3 4 सोन, 2 है तो 3 4 5, इसी तरीके से 3 है 4 5 और 6, 4 है तो 5 6 7, 5 है तो 6 7 8, इस तरीके से चलता रहता है। फिर उसके बाद अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। N1 को हम लोअर शेल का नाम देते हैं, N1 को कहते हैं जी ये लोअर शेल है। N2 कहते हैं ये क्या है, ये हायर शेल है, ये हायर शेल है। N2 कहते हैं हायर शेल, N1 को कहते हैं लोअर शेल। अब लेमन सीरीज़ क्या होती है? लेमन सीरीज़ ये वाली सीरीज़ होती है। दो, ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। पहले मैं बाल्मर सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लोअर शेल, ये N1 की वैल्यू जो सी है, N1 की वैल्यू हर सीरीज़ की याद करके रखनी है। N1 को सबसे पहले आपने याद करना है, हर सीरीज़ का N1 क्या है, N2 को छोड़ दो, ठीक है ना। लेमन का N1 है जी 1 शेल, यानी कि पहला शेल। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से आए पहले शेल में, तीसरे शेल से आए पहले शेल में, चौथे शेल से आए पहले शेल में, यानी कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? पहले शेल में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से, चाहे वो 100वें शेल से आए इलेक्ट्रॉन, चाहे वो 200वें शेल से आए इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस सीरीज़ को नाम देंगे, कौन सी सीरीज़ है जी? लेमन सीरीज़। उस सीरीज़ को नाम देंगे लेमन सीरीज़ का, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? लेमन सीरीज़ का नाम देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर लेमन सीरीज़ का नाम देंगे। और बाल्मर सीरीज़ हम कैसे नाम देंगे? बाल्मर सीरीज़ किसे कहते हैं? अगर कोई इलेक्ट्रॉन N1 की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आए, कहीं से भी उठकर आ जाए दूसरे शेल में, ठीक है ना, कहीं से भी उठकर आ जाए दूसरे शेल में, तो उस सीरीज़ को नाम देंगे, ये कौन सी सीरीज़ है? बाल्मर सीरीज़, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उठकर आ जाए दूसरे शेल में, उसको हम बाल्मर सीरीज़ का नाम देंगे। और उस सीरीज़ को हम लेमन सीरीज़ का नाम देते हैं, कि जिसमें शेल कहीं से भी उठकर आ जाए पहले शेल में। फिर इसी तरीके से पास्चन सीरीज़ क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से उठकर आ जाए, यानी कि ये देखें तीसरे शेल में आ जाए, यानी कि ये तीसरा शेल है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तीसरे शेल में, 1 2 3, ये तीसरा शेल है, इसमें आ जाए जी ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन भावें 100वें शेल से आए, 200वें शेल से आए, उठकर आ जाए वो तीसरे शेल में डायरेक्टली, तो उस सीरीज़ को हम नाम देंगे, कौन सी सीरीज़ है जी? पास्चन सीरीज़। पास्चन सीरीज़ का नाम देंगे। और ब्रैकेट सीरीज़ क्या होती है? 1 2 3 4, जिसमें चौथे शेल से इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये चौथे शेल में आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से चौथे शेल में आ गया, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उठकर आ जाए उसी एटम के चौथे शेल के अंदर, इसको हम नाम देंगे, कौन सी सीरीज़ है जी? ब्रैकेट सीरीज़। फिर इसी तरीके से 5वें शेल, यानी कि जो सा 5वां शेल है, ये वाला 5वां शेल है ना, इस शेल में आ जाए कोई पीछे से इलेक्ट्रॉन, 6वें शेल से 5वें शेल में आ जाए,
6वें शेल से 5वें शेल में आ जाए तो इस सीरीज़ को नाम देते हैं, ये कौन सी सीरीज़ है जी? फंड सीरीज़। यही है बस, और क्या है। यानी कि हमेशा याद आपने N1 करना है, N2 को भूल जाओ, ठीक है ना। पिछले N1 है, N1 याद करके रखना है कि लेमन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएंगे, लेमन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएंगे, और बाल्मर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आएंगे। कहीं से भी उठकर आ जाए वो इलेक्ट्रॉन, कौन से भी शेल में से उठकर आ जाए इलेक्ट्रॉन, 100वें शेल से आए, 1000वें शेल से आए वो उठकर इलेक्ट्रॉन, लेकिन आता अगर वो दूसरे शेल में है तो बाल्मर सीरीज़। और ये सारा का सारा काम एक ही एटम में हो रहा होता है। पाश्चन सीरीज़ में जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में उड़कर आ जाए उसी एटम के, और ब्रैकेट सीरीज़ में चौथे शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से, चाहे वो 5वां शेल है, 6वां शेल है, 7वां शेल है, 8वां शेल है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, कोई सा भी शेल है, किसी भी शेल में से उठकर आ जाए इलेक्ट्रॉन सीधा चौथे शेल में, तो उस सीरीज़ को नाम देंगे कौन सा? ब्रैकेट सीरीज़। और फंड सीरीज़ कौन सी सीरीज़? ऐसी सीरीज़ कि जिसमें 5वें शेल में आ जाए इलेक्ट्रॉन, ऐसी सीरीज़ कि जिसमें 5वें शेल में इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है ना, उड़कर। यानी कि हायर शेल से, ये क्या है? N2 क्या है? हायर शेल। हायर शेल से इलेक्ट्रॉन मूव करता करता 5वें शेल में आ जाए उसी एटम के, तो उस सीरीज़ को नाम देंगे क्या? फंड सीरीज़, ठीक है ना। समझ आ गई? ये N2 क्या है? ये हायर शेल है, ये हायर शेल। इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। N2 क्या है? N2 ये जाहिर कर रहा है कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि जिन इलेक्ट्रॉन्स ने इन N1 में जाना है, इन शेल्स यानी कि N1 के शेल्स के अंदर ट्रांसफ़र होना है, ठीक है ना। और N1 के अंदर जोन से भी शेल में वो आएंगे, उसी शेल की सीरीज़ का नाम दे देंगे उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वाले प्रोसीजर को। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आए, थोड़ी सी भी समझ, इस वीडियो को तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।